विज्ञान के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। परमाणु एवं अणु, ये हमारा चैप्टर चल रहा है और हम लोगों ने अब तक ये समझ लिया कि कोई भी पदार्थ है वो एक अविभाज्य कणों से बना होता है। मींस उनके अंदर ऐसे कण हमें प्राप्त होते हैं जो फर्दर उनको हम ब्रेक नहीं कर सकते और उनका नाम हमने दिया परमाणु। हम अब समझ में आ गया कि परमाणु होते क्या हैं और हमने विभिन्न दार्शनिकों के बारे में बात करी जिन्होंने ये परमाणु का जो एक कहें शब्द का एक उसके बारे में रिसर्च करी थी, उसके बारे में सोचा था। और फिर हमने देखा कि जो डाल्टन थे हमारे, जो अगर कहें एक बहुत फेमस हमारे साइंटिस्ट रहे हैं, उन्होंने हमें बताया कि ये परमाणु का जो अगर थ्योरी जो चल रही है वो बिल्कुल ठीक चल रही है और वाकई ये हमारे जो तत्व होते हैं वो परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि जो तत्व एक प्रॉपर रेशियो में आपस में रिएक्शन करके यौगिक का निर्माण करते हैं, ठीक है। और हमने ये भी देखा कि जो द्रव्यमान होता है वो भी जितने यौगिक में जो तत्व मिल रहे हैं उनका जो द्रव्यमान होता है वो भी एक कांस्टेंट रहता है कि और उसमें कोई जब उनके बीच में रिएक्शन होता है तो ना तो द्रव्यमान का एक कहीं से बनता है और होता है या कहीं उसका नष्ट होता है। तो ये सब हमने एक जो डिफरेंट हमारे कॉन्सेप्ट्स थे उनको हमने समझ लिया। आज जो हम बात करने जा रहे हैं तो अब हमने ये देख लिया कि जो एक अविभाज्य कण है उसको हम परमाणु कहते हैं। परमाणु का अब आज के सेशन में हम थोड़ा सा और अधिक जानकारी लेंगे। तो आज हम समझते हैं परमाणु क्या होता है। तो उसके लिए चैप्टर खोलते हैं। आप लोग की बुक रेडी है? वेरी गुड, चलिए बुक खोलते हैं। बच्चों, परमाणु का अगर हमें समझना हो उसको और एक डिटेल में, देखिए अभी तक तो एक विवेचना करी गई, फिर एक कंफर्मेशन मिला। तो अब इसका अर्थ है कि जब हमने एक चीज और भी देखी थी कि जो हमारे यौगिक बन रहे हैं तो जो डिफरेंट तत्व आपस में मिल रहे हैं, तो तत्व जो हम आपस में मिलके यौगिक बना रहे हैं, अगर हम और डीप में जाएं तो इसका अर्थ है कि परमाणु, विभिन्न तत्व के परमाणु आपस में मिल रहे हैं तब एक यौगिक बना रहे हैं। तो देख रहे हैं हमें परमाणु, इसका मतलब है हमें इसके बारे में और ज्यादा समझने का एक नीड है। तो हम परमाणु को अगर समझें तो उसको हम इस प्रकार समझते हैं कि अगर हम कोई भी बिल्डिंग है ना, आप जिस घर में रह रहे हैं तो उसमें क्या होता है, जो आप जिस घर में रह रहे हैं उसमें पहले दीवारें खड़ी होती हैं, है ना, लिंटर डाला जाता है। लिंटर डालने से पहले भी दीवारें खड़ी होती हैं। दीवारें किसके कारण खड़ी होती है, किसकी हेल्प से खड़ी होती है? वो होती हैं ईंटों से, है ना। तो जैसे हमारे जो किसी भी इमारत की जो दीवार है, और वो अगर हम कहें तो इसको जैसे आपकी बुक में समझा रखा है, तो इमारत की अगर हम बात कर रहे हैं तो हम उसमें कमरों की बात करेंगे। तो इन दीवारों से एक कमरा एवं कई कमरों के समूह से एक इमारत निर्मित होती है। तो इमारत की बात कर रहे हैं, या अगर हम घर की भी बात कर रहे हैं तो हमारे जब हमारे 2-3 कमरे आपस में मिलते हैं तब हम उसको एक घर का नाम देते हैं। तो ये जो हमारा एक जो बिल्डिंग खड़ी हो रही है, जो इमारत खड़ी हो रही है, तो इसकी अगर हम कहें तो रचनात्मक इकाई क्या है? तो क्या एक हमारा अगर हम कहें किसकी एक, क्या एक बेस मिला जिससे ये पूरी एक इमारत खड़ी है? एक और आपके सामने एग्जांपल रख रहे हैं, जैसे हमारा वो है एंट हिल का, ठीक है। ये जो एंट हिल होता है ये क्या है? ये जैसे हमने देखा है कि जो ये जो चींटियां होती हैं वो अपना एक बिलसा बना लेती हैं। तो यहाँ पे भी अगर हम देखें तो ये रेत के छोटे छोटे से कण होते हैं जिनको वो इकट्ठा करती हैं और वो अपना एक एंथेल बना लेती हैं, जिसको हम बाम्बी भी हिंदी में बोलते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सभी द्रव्यों की रचनात्मक इकाई भी परमाणु होता है। तो जैसे अगर हमने इमारत की बात करी तो वो ईंटों से मिलकर बन रही है। हमने अगर एक छोटी सी चींटी भी अगर अपना घर बना रही है तो रेत के कणों को आपस में मिला के तब वो एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर रही है।
तो इसी प्रकार जो डिफरेंट तत्व हैं, तो छोटे छोटे परमाणु आपस में मिल रहे हैं, अगर हम कहें तो सेम कैरेक्टरिस्टिक के परमाणु आपस में मिल रहे हैं, और जिसके कारण एक तत्व या अगर कहें एक द्रव्य का एक निर्माण हो रहा है। तो मैं थोड़ा सा आपको ये जो हम बाम्बी एंड हिल की बात कर रहे थे, इसका मैं थोड़ी सी पिक्चर दिखाती हूँ, फिर हम लोग आगे चलते हैं। सो बच्चों, जैसे अभी मैंने बात करी थी, तो कोई भी अगर हमारी बिल्डिंग बनती है तो क्या होता है, ये छोटी छोटी ईंटें आपस में मिलती हैं, तब हम कहते हैं हमारा कहीं कोई भवन, कोई हमारी इमारत, कहीं हमारा कोई स्ट्रक्चर तैयार होता है। और यहाँ पे देखिए इसी प्रकार क्या है कि जैसे ये जो हमारे रेत के मिट्टी के छोटे छोटे कण मिला के वो उसको इकट्ठा करते हैं, तब इस प्रकार से ये हम देखते हैं एक हमारा बाम्बी या एंटिल बनता है। तो सभी द्रव्यों की रचनात्मक इकाई जो होती है इसी प्रकार परमाणु होती है। तो जो अगर हम कहें तो हमारे जो विभिन्न प्रकार के द्रव, जैसे अगर की बात कर रहे हैं, या अगर हम वैसे अपना एग्जाम्पल देखें तो कोई बिल्डिंग या कहीं किसी का कोई घर या कुछ, तो जैसे इनकी रचनात्मक इकाई हम कहेंगे यहाँ ईटा है, यहाँ पे कहेंगे रेत के कण है। तो इसी प्रकार द्रव्यों के रचनात्मक इकाई को जो होगी वो उसको हम कहते हैं परमाणु। क्लियर? चलिए अपनी बुक आगे खोलकर समझते हैं क्या हमें समझना है। तो बच्चों, अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हमारा जो परमाणु है तो ये एक बेसिक है। अगर परमाणु आपस में नहीं मिलेंगे तो कोई एक तत्व नहीं बनेगा। तो परमाणु जो होते हैं बहुत छोटे होते हैं, है ना। बहुत छोटे, हम इससे भी कर सकते हैं कि हम इनको और ज्यादा ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। ये किसी भी वस्तु जिसकी हम कल्पना या तुलना कर सकते हैं से भी छोटे होते हैं। तो मतलब आप अगर छोटेपन का अगर आप करें तो कितना, कोई जितना भी आप कोई चीज अगर छोटी सोचेंगे तो वो आप आंखों से देख सकते हैं उतनी छोटी। आप कहेंगे रेत के कण के बराबर होगा, लेकिन वो रेत के कण से भी छोटे होते हैं। तो ये समझ लीजिए, अगर हम नग्न आंखों से देखना चाहें तो परमाणु ऐसे हमें विजिबल नहीं होते हैं। लाखों परमाणु को जब अब इसको देखिए, ये जो एक एग्जांपल बता रहे हैं ना, तो उससे आपको समझ में आएगा कितने छोटे होते हैं। कि जब हम लाखों परमाणुओं को जब एक के ऊपर एक अगर हम कहीं चट्टा सा उनका बना दे, तो बहुत कठिनाई से वो कागज की एक शीट जितनी मोटी परत बना पाएंगे। तो ये समझ लीजिए कि अगर आपकी एक कागज का इतना सा आप एक टुकड़ा लेंगे, उसमें लाखों लाखों परमाणु होंगे, तो देखिए तो कितने छोटे होते हैं। तो अगर हम परमाणु त्रिज्या को नैनोमीटर में नापे, तो हमारा एक मीटर जो होगा वो 10⁻⁻⁹ मीटर होगा। तो इसको अगर आप मतलब, या हम ये कह सकते हैं कि जो 1 मीटर है वो किसके बराबर है, 10⁻⁹ नैनोमीटर। इसको अगर आप दूसरे तरीके से समझना चाहें तो आप मतलब उसकी जो परमाणु की त्रिज्या वो 1 नैनोमीटर मानी जाती है। तो अगर हम मीटर में कहें तो 10⁻⁻⁹ का अर्थ हुआ, अगर हम कहें 1/10⁻⁹ कि हम रेसिप्रोकेट करते हैं तो नेगेटिव पावर पॉजिटिव हो जाती है। अब आप देखिए 0.00000 करके आप 1 लिखेंगे ना, वो डेसिमल्स का पोजीशन आप लेकर जाएंगे। इतनी छोटी त्रिज्या होती है परमाणु की। तो अब आपको पता चल गया होगा कि परमाणु कितने छोटे कण होते हैं। तो अगर हम देखें तो ये जो है हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या 10⁻⁻10 है। जल अणु की 10⁻⁻9, हीमोग्लोबिन अणु की 10⁻⁻8। तो अगर हम देखें तो जैसे इसका सापेक्ष आकार अगर हम देखें तो ये देखिए, एक रेत का जो कण होता है उसकी जो त्रिज्या होती है वो 10⁻⁻4 होती है। तो इस देख लीजिए आप, यहाँ तक तो तब भी आप रेत का कण थोड़ा आपको विजिबल है। लेकिन जब हम ये हाइड्रोजन परमाणु की बात कर रहे हैं तो देखिए और कितना छोटा वो होता जा रहा है। तो इस प्रकार इन्होंने ये त्रिज्या सापेक्ष उसका एक कंपैरिजन करा था। तो जब हम परमाणु का आकार इतना सूक्ष्म है
कि अगर हम चाहें तो इसको हम जीरो मान सकते हैं। जब इतना छोटा आकार है तो क्या हमें एक नीड है कि हम परमाणु के बारे में इतनी जानकारी लें? तो क्या हम इसके जरूरी है इसके बारे में सोचें? ये आपके मन में आएगा कि इतना छोटा, अगर आप कहें ना कि इतना छोटा कण, तो उसको हमें समझने की नीड क्या है? तो इसके लिए क्या है कि अगर हम ये समझना इसलिए जरूरी है कि हमारा, अगर हम देखें पूरे विश्व में हम तत्वों से एक घिरे हुए हैं और तत्व परमाणुओं से बने हैं। तो पूरा विश्व ही परमाणुओं से बना हुआ है। तो अगर हम जैसे बात कर रहे हैं, हमने जल की बात करी थी, जल हमने देखा ये यौगिक है जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो परमाणु है वो आपस में मिलकर रिएक्शन कर रहे हैं और जल बन रहा है। तो देखिए, और हमारा अगर देखें मूलभूत अगर जरूरत है, हमें जल की है, हमें ऑक्सीजन की है, हमें कार्बन डाइऑक्साइड की भी जरूरत है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के बिना जो प्लांट्स हैं उनका फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। और कार्बन डाइऑक्साइड अगेन क्या होगा, एक यौगिक है जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन एक रेशियो में आपस में मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं। तो अगर हम देखें तो जबकि परमाणु क्या है, इतना छोटा एक कण है, लेकिन यही परमाणु से हमारे विभिन्न तत्व बन रहे हैं और जिससे अगर कहीं हमारा एक जीवन इस धरती पर चल रहा है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हमें परमाणु के बारे में पूरी जानकारी हो। चाहे हम उन्हें देख नहीं सकते, लेकिन उनकी प्रेजेंस है और इसी कारण हम काफी उनका क्या कहें, एक बहुत जो एक बहुत, जब लाखों करोड़ों परमाणु मिलकर जब कुछ एक बना रहे हैं, वो हमसे कहीं कुछ एक रिलेशन बनता है। तो इसलिए अगर हम देखें तो हम परमाणु हमारे चारों तरफ विद्यमान है। तो अब हम आधुनिक तकनीकों की सहायता से तत्वों की सतह के आवर्धित प्रतिबिंबों को दिखा सकते हैं। तो मीन्स यह हुआ है कि अब इतने हमारे जो कहें इतनी टेक्नोलॉजी में एक डेवलपमेंट हो गया है कि अब हम एक उनको एक हाई टेलीस्कोप से इनके बारे में समझ सकते हैं। और इसमें क्या होता है, जिनमें उपस्थित परमाणु स्पष्ट दिखाई दे जाते हैं। तो जब हम किसी चीज को अगर हम उनका एक डिटेल में स्ट्रक्चर देखना चाहें तो हमें ये परमाणु एक दिखाई देते हैं। तो ये देखिए सिलिकॉन सतह का प्रतिबिंब, ये देखिए इस प्रकार से दिखाई देता है। तो अब हम आगे चलते हैं। तो विभिन्न तत्वों के परमाणु के आधुनिक प्रतीक क्या है? तो जब हम ये जो हम जब परमाणुओं के बात कर रहे हैं, तो अब हमें इनका प्रतीक के बारे में थोड़ा समझना पड़ेगा। तो डाल्टन जो थे वो ऐसे, अगर कहें हमारे पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने तत्वों के प्रतीकों का प्रयोग अत्यंत विशिष्ट अर्थ में किया। तो जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब हम किसी चीज के बारे में समझते हैं, उनकी जानकारी लेते हैं, तो हम उनको एक नाम देते हैं। और नाम के साथ साथ अगर अब हम साइंस में देखें तो हम उनका प्रतीक भी लेते हैं कि हम उनको किस चीज से सिंबलाइज करें। और साइंस में प्रतीक इसलिए और देना जरूरी हो जाता है क्योंकि हमारे अब जैसा हमने देखा, कहाँ हमारे इंडियन साइंटिस्ट भी जो दार्शनिक थे वो उस पर परमाणु के बारे में सोच रहे थे, उधर ग्रीक में भी चल रहा था। लेकिन सबकी अपनी अपनी भाषा है, तो अपना अपना वो उससे रिलेटेड एक शब्द बोलते हैं, उसका एक अपना नाम देंगे, जबकि हो सकता है सेम रहे। तो एक, क्योंकि साइंस ये हम सबका डेवलपमेंट का एक कहें बेस है, तो अगर हम एक कॉमन नाम ऐसे दें, चाहे कोई भी भाषा का बोलने वाला हो, लेकिन वो ये नाम बोलेगा या पर्टिकुलर नाम लेगा, वो एक पर्टिकुलर प्रतीक यूज करेगा, तो हमें एक यूनिफॉर्म मिलेगा। क्या अगर हम किसी एक कंट्री में कुछ चल रहा है, दूसरे कंट्री में कुछ चल रहा है, जबकि भाषा अलग है, लेकिन साइंटिफिक टर्म्स अगर कॉमन यूज करेंगे तो आपस में हम अब जानकारी एक कह सकते हैं, उनको उनका आदान प्रदान कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं, जब उन्होंने किसी तत्व के प्रतीक का प्रयोग किया तो ये प्रतीक उस तत्व की एक निश्चित मात्रा की ओर इंगित करता था। तो जब डाल्टन ने जो थोड़े ये प्रतीक सुझाए, तो वो एक बता रहा था कि उनका कितनी एक मात्रा का है। तो अभी आपने कुछ प्रतीक पढ़े हुए होंगे, जैसे हम हाइड्रोजन को H से कर रहे हैं, ऑक्सीजन को O से कर रहे हैं।
लेकिन उससे पहले ये तो बहुत बाद में आए, पहले डाल्टन ने करा और उनको जो उन्होंने ये जो प्रतीक दिए तो वो एक कुछ मात्रा का उनका था कि अगर मैं ये वाला प्रतीक यूज कर रहा हूँ तो इसका अर्थ है कि ये इस तत्व की इतनी मात्रा होगी। तो इसका ये क्या अर्थ क्या निकल रहा है, प्रतीक तत्व के एक परमाणु को प्रदर्शित करता। तो अगर एक प्रतीक यूज कर रहा तो एक परमाणु ज्यादा करे तो उसके ज्यादा परमाणु को वो एक सिंबलाइज करता था। तो और बर्जिलियस ने तत्वों के ऐसे प्रतीकों का सुझाव दिया जो उन तत्वों के नामों के एक या दो अक्षरों से प्रदर्शित होता था। तो अब हम देखें तो जब एक कॉन्सेप्ट आ गया कि हमें प्रतीक देना है तो लोगों ने उस पर और ज्यादा एक सोचना शुरू करा। तो डाल्टन ने तो ये एक सुझाया कि जब मैं इस टाइप के प्रतीक जैसे सल्फर का ये यूज कर रहा हूँ, शीशे के लिए ये यूज कर रहा है, ऑक्सीजन के लिए ये एक सिंपल सर्कल प्रतीक था, हाइड्रोजन में सेंटर में था तो वो उसके परमाणु को रिप्रेजेंट कर रहे थे। लेकिन बर्जीलियस ने कहा कि हम ऐसा करें कि उसका जो नाम दे रहे हैं उसका एक या दो जो नाम दिया उसके लेटर्स यूज करें। तो जब स्टार्टिंग में क्या हुआ, तत्वों के नामों की व्युत्पत्ति उन स्थानों के नाम से की गई जहां वे सर्वप्रथम पाए जाते थे। तो जब हमारा मीन्स का साइंस में इतना डेवलपमेंट होने लगा और तत्व अलग अलग जगह अलग अलग प्रकार के मिलने लग गए तो सबसे पहले क्या होता है, नाम देना होता है उनको। तो नाम देने के लिए वो जिस स्थान पर पाए जाते थे उस स्थान का नाम उस तत्व के का नाम हो जाता था। तो जैसे अगर हम देखें जो कॉपर का नाम साइप्रस से व्युत्पन्न हुआ था क्योंकि ये जो है साइप्रस में मिला था सबसे पहले। कुछ तत्वों के नाम विशिष्ट रंगों से लिए गए, जैसे जो स्वर्ण है तो इसका नाम हम इंग्लिश में कहते हैं गोल्ड। तो ये इसलिए लिया गया कि इंग्लिश में इसका जो अर्थ निकलता था वो होता था पीला। तो ये जो तत्व मिला ये पीले रंग का था तो इसलिए उसको गोल्ड कहा गया। लेकिन धीरे धीरे चल के हमारे जो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री IUPAC ने तत्वों के नामों को स्वीकृति प्रदान करी, मीन्स एक एसोसिएशन बनी और उन्होंने पूरा एक कॉन्सेप्ट लिया कि इस प्रकार से मतलब हमें तत्वों का अगर हम नाम दे रहे हैं तो कैसे इसको हम एक ग्लोबली एक्सेप्ट करवाएं। तो अधिकतर तत्वों के प्रतीक उन तत्वों के अंग्रेजी नामों के एक या दो अक्षरों से वो बने थे। और जो कि यहाँ पे जो एक और हम देखते हैं जब हम ये जो हमारे एलिमेंट्स हैं इनका जब हम प्रतीक लिखते हैं तो उसको IUPAC के अकॉर्डिंग वो ये कहा गया कि अगर हम दो लेटर्स यूज कर रहे हैं उस नाम के लिए उस प्रतीक के लिए तो उसका एक रूल ये बना कि जो पहला जो अल्फाबेट होगा उसको हम कैपिटल से लिखेंगे और जो दूसरा अगर हम कोई अल्फाबेट यूज कर रहे हैं तो उसको स्मॉल से लिखेंगे। तो यहाँ पे ये देखिए जैसे हाइड्रोजन एस से होता है, एल्यूमिनियम हम AL लिखते हैं। एल्यूमिनियम का क्या करा उन्होंने, एल्यूमिनियम की स्पेलिंग ALU से आती है, फिर MINIUM आता है। तो उन्होंने पहले दो लेटर्स लिए तो पहला जो था उसको कैपिटल A से लिखा लेकिन दूसरा स्मॉल l से। तो ये जब आपको ऐसे प्रतीक लिखने हो तो याद रखिएगा ये नहीं दोनों आप कैपिटल से लिखें। तो कोबाल्ट तो COBALT आता है तो उसका पहले दो लेटर्स लिए तो कैपिटल C और स्मॉल O। तो ये आपको ध्यान रखना होगा जब आपको भी प्रतीक लिखने हो तो ये कभी भी आप ये नहीं सोचें कि हम ऐसे ही लिख लें, नहीं, ये IUPAC के अंडर ये एक रूल है जिसको हमें फॉलो करना होता है। कुछ तत्वों के प्रतीक उनके अंग्रेजी नामों के प्रथम अक्षर तथा बाद में आने वाले किसी एक अक्षर का संयुक्त रूप था। तो जैसे अभी तक जो हमने जैसे एल्यूमिनियम देखा तो ALU तो हमारे फर्स्ट टू लेटर्स A और L मिल रहे थे तो उसका सिंबल AL हो गया। लेकिन अब जैसे क्लोरीन है, देखिए जैसे जैसे हमारे मिल रहे थे तो हमारे उसमें चेंजेस आने लग गए। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने क्लोरीन का वो CH नहीं रखा, उन्होंने CL रखा। तो उन्होंने ये जरूरी नहीं है कि जो पहले जो लेटर है उसके इमीडिएट बाद जो है उसको लिया, उन्होंने एक दो उसके छोड़कर फिर आगे का लिया। तो क्लोरीन CHO L आता है बाद में,
तो HO छोड़कर उन्होंने LCl लिया। जिंक का ZiNC होता है स्पेलिंग, तो उन्होंने I छोड़ा, Zn लिया। तो इस प्रकार अब उसका रीजन क्या था वो तो और डिटेल में जाना पड़ेगा, लेकिन जो एक डिफरेंस है तो आपके ऐसे कंफ्यूज नहीं करें कि हमारा फर्स्ट और सेकंड लेटर ही जाता है, लेकिन इसके अलग अलग वो चले कि कैसे उन्होंने इन सब का पहला लेटर लेकर और फिर बीच के कुछ छोड़ के उसके बाद वाले लेकर भी ऐसे प्रतीक बनाए। और कुछ जो तत्व थे उनको क्या है, उनके प्रतीकों को लैटिन, जर्मन या ग्रीक भाषाओं में उनके नामों से बनाया गया। तो जैसे आयरन का है, तो आयरन जो है वह का अगर हम सिंबल वो करें उसको हम जो लिखते हैं वो Fe करके लिखते हैं। तो आयरन में तो F नहीं आ रहा, E नहीं आ रहा, लेकिन एक्चुअली क्या है इसका जो लैटिन नेम है वो है फेरस। तो इसलिए हमने फेरस का FERROUS होता है, तो उसका हमने पहला और सेकंड लेटर लिया। तो पहला जो लिया कैपिटल लिया और सेकंड हमने स्मॉल लिया। और ऐसी आपके और भी नाम आ रहे हैं जिसको मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये पूरे हमारे सारे प्रतीक है तत्वों के। तो ये आपको याद करने होंगे और कुछ आपको याद होंगे, लेकिन ये आपसे एग्जाम्स में पूछा भी जाता है, तो इनको आप याद कर लीजिएगा। और मैं आपको एक लिस्ट दिखाती हूँ, उससे भी आपको आइडिया लगेगा। सो बच्चों, वो लिस्ट देखने से पहले थोड़े नोट्स देख लेते हैं। विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के प्रतीक। डाल्टन पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने तत्वों के प्रतीकों का प्रयोग अत्यंत विशिष्ट अर्थ में किया। यह प्रतीक उस तत्व की एक निश्चित मात्रा को इंगित करता था। तो याद रखिएगा, डाल्टन ने जो प्रतीक दिए थे वो एक मात्रा को इंगित करते थे, लेकिन बर्जीलियस के सुझाव के अकॉर्डिंग जो तत्व थे उनके के प्रतीक उन तत्वों के नामों के एक या दो अक्षरों से बनाए गए। और प्रारंभ में तत्वों के नाम की व्युत्पत्ति उन स्थानों के नाम पर हुई थी जहां पर वो सर्वप्रथम प्राप्त किए गए थे। और उसका एग्जाम्पल है कॉपर, जो साइप्रस में मिला था। अब देखिए बेटे, ये बच्चों मैंने एक अब देखिए बच्चों, ये मैंने एक आपके सामने लिस्ट रखी है। तो यहाँ देखिए, ये जो है हाइड्रोजन, एल्युमिनियम, कोबाल्ट। तो ये जो प्रतीक है इसमें इन्होंने क्या करा है, पहला लेटर लिया है और दूसरा हाइड्रोजन में पहला लिया है, और यहाँ पे एल्युमिनियम, कोबाल्ट में इन्होंने सेकंड लेटर लिया और उसका स्मॉल, जो हमारा एक रूल है। ठीक है, तो ये हमारे एक मैंने कलर से आपको दिखाया है। अब जो क्लोरीन और जिंक है, तो जरूरी नहीं है उन्होंने सेकंड लेटर लिया, इन्होंने आगे का लिया, तो इन्होंने Cl लिया। जिंक में भी I छोड़ के Zn लिया। फिर हमारे जो और दूसरी भाषा, चाहे ग्रीक है और कहीं के अगर वो नाम से लिया गया है, तो यहाँ पे देखिए लोहा जो है उसका जो एक दूसरी भाषा में नाम था वो फेरम था, तो इसलिए इसका Fe लिया। सोडियम का देखिए उसका जो प्रतीक है वो Na है, तो किसके आधार पर, नेट्रियम। तो आप अगर चाहें, अगर आपको ऐसे थोड़ी सी डिफिकल्टी हो रही है, तो ऐसे आप डिफरेंट कलर पेन के यूज करके आप इस टाइप से अपनी लिस्ट बना सकते हैं। तो जैसे आपने एक कलर कर लिया तो वो नाम याद कर लिया, तो आपको याद रहेगा कि ये कलर का जो है इसमें मैंने पहला अक्षर या पहला और दूसरा ही लेना है। लेकिन इसका हमें दूसरा ये हम कंफ्यूज नहीं करें कि हमारा H आएगा, क्लोरीन का हमारा प्रतीक Cl आएगा, और ये दूसरे नामों पे एक आधारित है। तो इसलिए आपसे का मैंने लिस्ट दिखाकर कहा है, जो आपकी बुक में उसे याद कर लीजिएगा, क्योंकि आगे जैसे जैसे हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे और रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, तो देखिए हम ये प्रतीक ही यूज करते हैं कोई इक्वेशन, समीकरण लिखने के लिए। इसलिए बहुत जरूरी है। और जैसा मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि ये आपका केमिस्ट्री का एक बेस बन रहा है। और अगर आपने इसकी एक एक चीज को क्लियर समझ लिया, बेस क्लियर कर लिया, तो आप समझ लीजिए केमिस्ट्री आपको आगे समझनी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं लगेगी।
तो आप इन सबको याद करते जाइए। तो बच्चों, आज हम लोगों ने प्रतीकों के बारे में देखा और देखा कि जो हमारे जो तत्व हैं उनको हम एक प्रतीक की हेल्प से यूज कर उनको बारे में हम उनके वो प्रतीक यूज करते हैं उनको सिंबलाइज करने के लिए। और हमने ये भी समझ लिया कि परमाणु को जबकि वो इतने छोटे कण हैं, लेकिन उनको के बारे में समझना इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि ये परमाणु से ही अगर कहें हमारा ये इस धरती पर जीवन चल रहा है। तो इसलिए इनके बारे में जितनी हम जानकारी लेंगे उतना अच्छा होगा। तो अभी हमारे चैप्टर में आगे के टॉपिक्स हैं जो मैं सेशंस में लेती रहूंगी। तो मिलते हैं फिर से। बाय।